अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फेज़ को डिस्कस किया था और अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 7 से टॉपिक है विच इज़ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसको हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो है वो वाकई ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो वहाँ पे हमने इसको प्रूव किया था और आज भी इसको थोड़ा सा हम दोबारा से प्रूव करेंगे और उसके बाद हम इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिस तरह टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डायग्राम है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मैस है और वो जुड़ा हुआ है एक स्प्रिंग के साथ, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग है जिसके एक एंड पे हमने मास m को अटैच किया है और उसके दूसरी तरफ उसकी दूसरी जो साइड है उसको हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ लगा दी है। अब ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये मैस क्या करेगा, मूव करेगा, ये फ्रिक्शन लेस है, यानी ये कोई भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं करती, फ्रिक्शन लेस है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम इसको वाइब्रेशन इसकी एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली होती रहती हैं। तो इसमें ये मैथ जो हमारा पहले इसकी डायग्राम बनाते हुए आपने बड़ा ख्याल रखना है। बच्चे अक्सर इस डायग्राम को गलत बना देते हैं, तो इसमें आपने 3 प्रॉपर स्टेप्स बनाने हैं। पहले आपने ये बताना है कि जो हमारा मैथ है वो मीन पोजीशन पे है। मैंने उस मैथ को पकड़ के डिस्प्लेस कर दिया और उसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, जिसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन बोला है कि एक्स नॉट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये मैस क्या करेगा, वापस आएगा, क्योंकि इसके अंदर इस स्प्रिंग की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है जो वापस इस मैस को क्या करती है, मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी। जब ये मीन पोजीशन पे आता है तो अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ से शूट आउट करेगा और दूसरी तरफ आ जाएगा और हम कहेंगे कि ये अदर एंड की जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको हम एक्स माइनस एक्स नॉट भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को मैंने ए और ए प्राइम से डिनोट किया है और इसकी जो मीन पोजीशन है उसको मैंने लिखा है ओ, यानी ओ इसकी मीन पोजीशन है और ए प्राइम इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म कर रहा है। तो आइए चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वही इक्वेशन है जो आपने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होगी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विच इज एफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और एक फोर्स हम भी जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अब दोनों के लेफ्ट साइड पे क्या है, फोर्स है, तो हम क्या करवा सकते हैं, इनका कंपेरिजन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको कंपेयर करवाया है, तो एम ए इज इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स और यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ गया, एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था और इस साइड पे एम क्या हो गया, डिवाइड। और यहाँ से के जो है वो स्टिफनेस मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, और ये जो हमारा मैस है ये इनर्शिया होगा इसका। तो ये जो हमारे पास दोनों फैक्टर हैं ये कांस्टेंट होते हैं, यानी हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस का भी पता होता है और हमें इस स्प्रिंग के साथ जो अटैच मैस है उसकी भी वैल्यू पता होगी, यानी दोनों जो नंबर हैं आपके पास ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट होंगे। तो ये कांस्टेंट हम लिख देंगे इनकी जगह पे और आपको पता है कि कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन। एंड मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके मुताबिक क्या था कि आप जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे, जितना डिस्प्लेस करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो उसके अंदर एक्सल जो है रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा जो फोर्स है रिस्टोर होगी और वो क्या करेगी, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि इसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिसके अंदर आती है वो इन द टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर के एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर किस तरह से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन छुपा होता है। और वहाँ पे हमने कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे एंगुलर अपना वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, और यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी हम इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की फाइंड करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है सिंपल हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम और साथ में क्या है, एक्स है। और हमें पता है एक्सेलरेशन जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डेराइव किया था वो था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये अगेन मैं पिछले टॉपिक के आपको रेफरेंसेस दे रहा हूँ, वो टॉपिक के अंदर हमने इनकी डिटेल अच्छे से डिस्कस की है। अगर आपने
आपको नहीं पता चल रहा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, तो आपको वो वीडियोस पहले देखना लाजमी है। तो उसका हम लिंक यहाँ पे आई बटन के अंदर दे देंगे, तो आप उनको लाजमी चेक करिएगा। तो a इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, दोनों लेफ्ट साइड पे क्या है a है, तो अगेन हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 यानी इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे और इनका क्या करवा देंगे कंपैरिजन। जब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रह जाएगा k ओवर m। यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, जहाँ पे क्या होगा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई k अंडर रूट k ओवर m, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब उसके बाद हमने निकालना है जी अगली टर्म को डिस्कस करना है विच इज़ टाइम पीरियड। देखें जो मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, या हम वैसे कह लें कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का SHM डिपेंड करता है, वो हमने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया है विच इज़ अंडर रूट k ओवर m। अब हम करेंगे इसका टाइम पीरियड फाइन। टाइम पीरियड यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द मास अटैच टू अ स्प्रिंग टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम इसकी वन वाइब्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसकी वन वाइब्रेशन कैसे होगी। सबसे पहले क्या होता है कि इसको मीन से मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से ये क्या करेगा वापस मीन पे आएगा और ये वापस मीन पे रुकेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा शूट आउट होके शूट हो जाएगा और आगे की तरफ इनर्शिया की वजह से चला जाएगा। अदर साइड की जो एक्सट्रीम है उधर जाने के बाद ये फिर से किधर वापस लौटेगा मीन पोजीशन पे। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका हम कहेंगे कि मीन से इसने स्टार्ट लिया था और दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहाँ से होते हुए वापस ये किधर आ गया अपनी अगेन मीन पोजीशन पे आ गया। तो हम कहेंगे इसने अपना एक चक्कर मुकम्मल किया या अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। तो जो टाइम इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगा है उसको हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। लीनियर मोशन के अंदर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी S इज इक्वल टू ओमेगा टी, और हमें इसको रिलेट करना है विद एंगुलर मोशन, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। उसके लिहाज से इक्वेशन मोल्ड होगी कुछ इस तरह से आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे विच इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। अब यहाँ पे हमने देखा था जो थीटा है कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द सर्कल के लिए जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई, और ओमेगा ओमेगा अभी हमने फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद ओमेगा की वैल्यू प्लेस करने के बाद ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट ओमेगा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा की जगह पे आ जाएगा जी k ओवर m। अब क्या करेंगे 2 पाई एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पे k की वैल्यू को भी लैदा कर सकता हूँ और m की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट जो है वो लैदा कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अंडर रूट m नीचे से क्या करेगा ऊपर चला जाएगा और t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय अंडर रूट k, जिसको मैं क्या करूँगा कि इसका स्क्वायर रूट लैदा होने के बजाय मैं इनको क्या कर दूँगा इकट्ठा कर दूँगा विच इज़ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो ये हमारे पास आ जाएगा जिसका टाइम पीरियड, और इसको मैं कह दूँगा ये हमारी इक्वेशन नंबर है इक्वेशन नंबर 6। अब इसी तरह हम क्या करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय मास अटैच टू अ स्प्रिंग इन 1 सेकेंड, के 1 सेकेंड के अंदर ये कितनी वाइब्रेशंस करता है ये स्प्रिंग, वो इसकी क्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर हम कहेंगे कि इसकी अगर 1 सेकेंड में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो मैथमेटिकली अगेन जी हम क्या करेंगे कि f इज इक्वल टू होता है द रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड अभी हमने निकाला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। अब क्या करेंगे हम इस t की जगह पे इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा जी m ओवर k। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगी 1 ओवर
2 पाई, ये के हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह से k/m। सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। ये हमने क्या किया जी, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बाय सर्कुलर मोशन से डिराइव किया था, विच इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। आपने इसको ड्राइव किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं या हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का जो SHM है वो डिपेंड कर रहा है KO और M के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे विच इज़ √k/m। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर k/m और साथ में क्या आ जाएगा t। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है। एंड दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ SHM कि अगर SHM कोई जिस्म परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन को ओबे करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए भी आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एक रिलेशन ड्राइव किया था विच इज़ v इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि अपना ओमेगा की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास k/m और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे मैं x नॉट को कॉमन ले रहा हूँ जी, x नॉट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर। देखें अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी है कॉमन लेने के लिए कि अगर कोई आपने फैक्टर को बाहर निकालना है, कॉमन लेना है, तो उसका मल्टीपल अंदर दूसरे फैक्टर के साथ या दूसरे वेरिएबल के साथ या दूसरी टर्म के साथ होना ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ना भी हो तो कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से, सपोज़ करें मेरे पास लिखा होता है कि 4 माइनस 3 और यहाँ से मैं 3 या 4 में से कोई एक नंबर जो है उसको कॉमन लेना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 को कॉमन लूँगा तो 4 की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज़ 3 के नीचे हम 4 को डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है, यहाँ पे x नॉट है और ये x स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये एम्पलीट्यूड है और ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड को मैंने कॉमन लेना है तो इसको मैंने कॉमन लिया, इसकी जगह पे आ गया 1 और दूसरे के नीचे मैंने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड। अब मैं क्या करूँगा, इनके स्क्वायर रूट अलग अलग कर देता हूँ, या ऐसा कर देते हैं कि k और m जो है ये और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर इनके जो अंडर स्क्वायर रूट है उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ जी, k और m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, इकट्ठा कर दिया, और जो x नॉट है जिसको मैंने कॉमन लिया था x नॉट स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट को मैंने बाहर निकाली और ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और v इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट k और m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया फॉर अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। x नॉट और x के ऊपर तो करेगी, हमें पता है कि हमने ये चेक किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी, और मैंने कहा था कि इसमें 2 फैक्टर और आते हैं, k आता है और m आता है, उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। अब हम वो चेक करेंगे कि वो कौन से मुकाम है ऐसे मास स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है। देखिए जब आप इसको मैस को पकड़ते हैं और उसको यहाँ पे ले जाके छोड़ते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आता है। जब ये मेन पोजीशन पे पहुँचता है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी में मैक्सिमम इंक्रीज होता है। जैसे ही यहाँ से शूट आउट करेगी यानी इस मेन पोजीशन से आगे जाती है तो इसकी वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो जाती है, और जब ये अदर साइड की जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे पहुँचते हैं मैच तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। मिनिमम होने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस धकेलती है मेन पोजीशन की तरफ, तो फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला इसी तरह से बिलतरतीब रिपीट होता रहता है। तो हमने चेक किया कि इसकी वेलोसिटी जब मैंने कहा कि यहाँ पे इस मैच की मेन पोजीशन के ऊपर जब ये लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि वाकई क्या ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन ले रहा हूँ वही अपनी
v इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप x मीन पोजीशन पे x यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है जी 0, इसको रखेंगे और उसके बाद v इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k ओवर m और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। देखें एक्स स्क्वायर है, मैं इक्वेशन को नहीं लिख रहा बल्कि उसकी कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि x इज़ इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा x नॉट स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि 0 है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 0, और आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ यूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास सिंपली k ओवर m, यानी 0 नहीं आई, इसका मतलब इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट मीन पोजीशन वो क्या है मैक्सिमम है। अब हम बात करेंगे कि ये मिनिमम कहाँ पे होती है। मिनिमम मैंने कहा कि जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगी यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो अब इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, तो इसको चेक भी करते हैं, वेरीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट के, ये कंडीशन है, और v इज इक्वल टू है हमें पता है जी कि k ओवर m और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x देखें किसके बराबर है एक्स नॉट के है, तो मैं यहीं पे पुट कर रहा हूँ जी एक्स नॉट का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ऑलरेडी एक्स नॉट का स्क्वायर है, ये से कैंसिल, और v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में k ओवर m और यहाँ पे 1 अक्षर बचे, इसको कैंसिल करने के बाद 0 बना देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 बना देंगे, तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है तो दो चीज़ें कैंसिल होने से आंसर 1 आता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर 1 को कैंसिल करें तो 0 आता है, इसका आपने ज़हन में रखनी चीज़। यहाँ पे डिवीजन हो रही है तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। अब देखें ज़रा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, अब आएगा 0। इसके 0 आने की वजह से क्या होगा कि जो k ओवर m वाला फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपके पास एट एक्सट्रीम पोजीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझा गई जी। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सही से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिंपल पेंडुलम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।